व्यास जी, 75 वर्षों की आपकी याददाश्त में, आपकी स्मृतियों में वे कौन से क्षण हैं, वे कौन से पल हैं जब बतौर भारतीय आपको विदेश में रहते हुए गौरव हुआ और आपकी यादों में वो अमिट छाप छूट गई कि भाई हाँ, ये हुई गजब बात। ऐसे कितने क्षण थे? एक एक करके सबसे बड़ा क्षण कौन सा था, एक एक करके जरा आप बताएं। श्री व्यास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हम एनआरआई को भी याद किया। भारत तो भूल ही गया लगता है हमें। ये जो आपने प्रश्न किया है ये बड़ा विचारणीय है, और जो मैं आपसे अपने विचार रखूँगा वो केवल मेरे ही विचार नहीं हैं, वो सभी एनआरआई के विचार हैं। विदेश में जो भारत का एनआरआई है वो एक बहुत ही ऊंची विचारधारा से रहता है। वहाँ जो नई पीढ़ी, नए बच्चे जो आगे बढ़ रहे हैं और जो स्कूल और विश्वविद्यालय में भारत के विषय में जानने की कोशिश कर रहे हैं, हमें बहुत गर्व होता है कि हम एक इतनी महान सभ्यता, जो कि भारतवर्ष की महान सभ्यता, यदि आप देखें गिनी चुनी सभ्यताएं इस दुनिया में हुई हैं और भारत ही केवल ऐसी सभ्यता है जो लगातार अभी तक जीवित है। बहुत सारी सभ्यताएं आई और चली गई। तो ये जो इस प्रकार की जो स्थिति है, ये एक हमें आंतरिक शक्ति देता है, हमें गौरव प्रदान करता है और हमें एक ऐसे दूसरे समाज में जहाँ के हमारे लिए नई जगह है, हम अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो आंतरिक शक्ति है वो हमें दुनिया के किसी भी कोने में रहने की और वहाँ पर आगे बढ़ने की शक्ति देता है जी। ये जो हमारी विरासत है, इस पे हर एनआरआई को गर्व है। बिल्कुल गर्व है, लेकिन वो उस पूरे एनआरआई समाज में पिछले आज़ाद भारत के 75 सालों को लेकर जो अनुभव हुआ है, जो वहाँ महसूस किया है, उसकी मुख्य बातों में सबसे ऐसी कौन से क्षण थे जो जिसको याद सब लोग करते हैं कि वो वक्त हमारा बिल्कुल सिर ऊंचा करने वाला था? देखिए, सबसे जो गर्व की बात वो ये है कि धर्म की उत्पत्ति भारत में हुई, दुनिया के किसी और देश में नहीं हुई। यदि भारत ने स्वतंत्रता ली तो वो सनातन धर्म के आधार पर ली। वो बड़ा एक गर्व का विषय है। वो धर्म की विजय है, वो भारतीय संस्कृति की विजय है, वो भारतीय जो मूल शक्ति है उसकी विजय है। नहीं, लेकिन इसके अंदर फिर भाव ये आ रहा है जैसे कि वो आज़ादी हमें बतौर हिंदू राष्ट्र मिली है, हमारी संस्कृति की विजय हुई है, इसलिए हम उसको हिंदू राष्ट्र के चश्मे से देखें, या 15 अगस्त 1947 हिंदुओं की मुक्ति, गुलामी की 1000 साल की गुलामी से मुक्ति के नाते आप लोग मानते हैं, या क्या मानते हैं उसको? देखिए, मैं तो यही कहूँगा इसको कि ये धर्म की शक्ति है। जो 300 साल की गुलामी के बाद यदि कोई देश स्वतंत्र हो सकता है और 300 साल में धर्म बच सकता है, समाज को बचा सकता है, आने वाली पीढ़ियों को बचा सकता है, उनको स्वतंत्रता प्रदान कर सकता है, ये एक बहुत बड़ी शक्ति है। और ये वो शक्ति है जिसके कारण एनआरआई सारी दुनिया में आज कामयाब है, जिनके लिए भारत में जगह नहीं है। एनआरआई जो विदेश में गए हैं वो इसीलिए गए हैं कि भारत ने उनको, जो उनका स्थान था, जो सबसे जो कुछ चीज़ें ऐसी हुई, एक देश, नया देश आया, एक आशा की किरण आई और देश में आगे बढ़ने की जो क्षमता और शक्ति थी जिसके आधार पर देश खड़ा हुआ, क्या हमारा देश वहाँ तक पहुँच पाया? प्रश्न ये आ जाता है। ये जो 75 वर्ष की जो आपने बात की, बहुत अच्छी बातें हुई हैं, देश ने काफ़ी तरक्की की है, स्वतंत्रता रही है, आर्थिक स्थिति देश की सुधरी है अगर हम देखें उस समय से, लेकिन इसके साथ साथ देश ने खोया भी बहुत कुछ है। सबसे जो चीज़ें जो इस देश में जो हमें लगती है कि ये सच है कि भारतीय जो डेमोक्रेसी है बड़ी डायनेमिक डेमोक्रेसी है और भारतीय लोग डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, लेकिन समस्या सबसे बड़ी यही है कि राजनीति का जो रुख है वो बहुत बदल गया। जिस देश में
जिस समाज में योग्यता का स्थान नहीं होगा, चाहे वो कोई भी देश हो, वो देश आगे नहीं बढ़ सकता है। नहीं, अब आप अपन वो समस्याओं पर खो गए। अब मैं 75 साल के अनुभव की घटनाओं को पूछ रहा हूँ कि वो घटनाओं को मैं जिक्र कीजिए जिससे आपका सिर ऊंचा उठा, गौरव हुआ, और जिससे आप शर्म से झुके हों। ये घटनाएं आप बताइए। देखिए, मैं तो केवल जो भारतीय संस्कृति है उसके कारण हमारा सर ऊपर उठा है। मैं नहीं कह सकता कि यदि मैं देखता हूँ नहीं, आप 1962 में कहाँ थे? 61 और 62 में मैं भारत में था उस समय। उस समय था, आप देखिए, जो आपने 1962 की बात कही, तब हारे थे हम, तो उस समय क्या रिएक्शन दुनिया में और आपके मन में क्या हुआ? उस घटना को आपने कैसा लिया? बहुत गहरा दुख था। ये लगा था उसको देख के कि क्या हम एक भारत देश रहकर बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। ये सच है, इसमें उसके बाद आप जब फ्रांस में गए, वो फ्रांस कब गए, किस साल में गए थे आप? मैं 1983 में मैं फ्रांस में गया था। लेकिन मैं उससे पहले आपको मैं ये बात कहना चाहूँ, जो 1962 की जो घटना का आपने विषय किया, चीन भारत से पीछे था। हाँ। और भारत जो है, मुझे याद है, हम जब नौजवान थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे यहाँ पर, हमें गर्व होता था कि हम चीन से आगे हैं, दोनों महान सभ्यताएं हैं, लेकिन भारत चीन से बहुत आगे था। लेकिन आज के दिन चीन भारत से बहुत आगे है। वहाँ की जो इकोनॉमी है यहाँ से 5 गुना ज़्यादा है। भारत की इकोनॉमी 2.9 ट्रिलियन है, तो चाइना की 15 ट्रिलियन है। अगर आप 1970 या 80 में देखेंगे तो भारत थोड़ा आगे ही था उस समय, तो भारत पीछे हटा है। बहरहाल एक उसके बाद में आप फिर 65 की लड़ाई हुई है, फिर 71 में पाकिस्तान और बांग्लादेश का निर्माण हो, उन घटनाओं को कैसे लेते हैं? देखिए, ये जो भारत पाकिस्तान बना, ये एक जैसे एक किसी मैप पर लाइन खींच दी जाती है। ये एक बहुत आर्टिफिशियल वे में इसको बनाया गया था। अगर आप कल्चरली भी अगर आप देखें, कल्चरली ये ठीक है कि पाकिस्तान का धर्म दूसरा है और यहाँ पर हिंदू मेजॉरिटी है, लेकिन कल्चरली बहुत कॉमन थे शुरू में। लेकिन वो जो कल्चरल जो हमारी कॉमन लिंक थी वो भी टूट गई है थोड़ा सा। उसमें मैं ये भी कहूँगा कि उसमें निर्णायक घटना कौन सी मानते हैं आप? देखिए, निर्णायक घटना तो 1971 का जो वार था वो निर्णायक था। उसमें उसके बाद दरार गहरी हो गई, और उसके बाद गहरी हुई क्योंकि उस समय जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, पाकिस्तान की जो समस्या थी, उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश 2 देशों में उसको जो है बना दिया। जो उससे ये जो समस्या थी जो पाकिस्तान की, उससे थोड़ी कम हुई, लेकिन वैश्विक स्तर पर वो घटना थोड़ी, वो समस्या जो थी उस घटना के माध्यम से वो बढ़ गई। कैसे? वो पाकिस्तान को ये लगा कि पाकिस्तान को लगा हमें तोड़ दिया गया है 2 देशों में, तो क्यों ना हम सारी शक्ति लगाएं भारत को तोड़ने में। और उसी के बाद जो यहाँ पर ये जो समाज में तनाव, आतंकवाद जो यहाँ पर आया, ये उसी का परिणाम है, और वो अभी समाप्त नहीं हुआ है। नहीं, लेकिन आपका मानना है कि वो बांग्लादेश की जीत, पाकिस्तान की हार हमारा गौरव नहीं था, और उससे जरा कलह ज़्यादा बनी हमारी, और हम ज़्यादा बिखरने की ओर बढ़े? देखिए, गौरव की तो बात है कि पहली बार भारत की सेना जीती है। हाँ, पहली बार भारत की सेना जीती। और एक तरह से यदि आप कहें, भारत ने अपने आप को हिंदू राष्ट्र न कह के सभी को साथ में लेके एक शक्ति प्रदर्शन जो किया विश्व भर के अंदर, वो बड़ा चौंकाने वाला था। उसका उस समय दुनिया में और बाकी जगह क्या असर हुआ था? भारत को उससे पहले ये समझते थे कि भारत कोई देश है ही नहीं। मुझे याद है बहुत अच्छी तरह से, जब मैं पेरिस पढ़ने के लिए गया था तो लोग सोचते थे, ओ आप भारत में क्या जो है पेड़ के ऊपर रहते हो, इस तरह की वहाँ पर विचारधारा थी। वो जो स्नेक चार्मर्स वाला जो देश था, वो उस तरह की एक तरह की भारत का इमेज था। और उसके बाद वो जो उस इमेज से कौन सा पीरियड था जब आपको लगा कि भारत उस इमेज से बाहर निकला? देखिए, जो सबसे अच्छा जो मैं कहूँगा, वो 2 इवेंट्स हैं भारत के इतिहास में। एक तो इंदिरा गांधी के समय पे जो उन्होंने परमाणु परीक्षण किया था, जिसको उन्होंने पीसफुल एक्सप्लोजन उस समय कहा था, वो एक बड़ा बदलाव था अपने आप में। लेकिन वो बदलाव सीमित था उस समय, क्योंकि
जो विश्व की जो शक्तियां हैं उन्होंने भारत को स्वीकार नहीं एकदम किया खुन्नस में आ गई वो। और उन्होंने सोचा किसी तरह से इस पर यहीं रोक लगा दी जाए। तो जो दूसरा जो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री जी ने जो किया, उन्होंने भारत के बच्चों के भविष्य को बचाया और भारत को परमाणु शक्ति घोषित करके उन्होंने हमेशा के लिए भारत को एक देश का अस्तित्व दे दिया। उसके बाद यहाँ पर आर्थिक स्थिति सुधरी है, यहाँ पर एक स्टेबिलिटी। मतलब आप पीवी नरसिम्हा राव के को श्रेय नहीं देते हैं कि उनके कारण सारा उदारीकरण और वो हुआ डॉक्टर मनमोहन सिंह और उनके कारण? देखिए, वो दबाव में था, वो उन्होंने बहुत अच्छा किया जो उन्होंने ओपन अप की इकोनॉमी, एक बहुत अच्छा आइडिया था। उन्होंने ये दिखाया कि भारत में शक्ति है, हमारे जो शिक्षा क्षेत्र में जो हमारी जो योग्यता है, हमारा भी विश्व में स्थान है। उनको ये इस तरह का आत्म स्वाभिमान था, उन्होंने देश को ओपन अप किया, ये बड़ी अच्छी बात। लेकिन देश फिर भी दबाव में था, चाहे आप कुछ भी कहें, दबाव में उसको खोला गया था उस समय। वो दूसरी बात है कि भारतीय लोग जब विदेश में जाके सक्सेसफुल हो सकते हैं तो वो भारत में भी अगर उनको अवसर दिया जाए तो वो यहाँ पर भी सफल हो सकते हैं। जैसे कि आपका आईटी सेक्टर है, सबसे बड़ा जो योगदान आज जिसको भारत को माना जाता है सारे विश्व के अंदर। आपको आइडिया है, मतलब आपको भी ध्यान होगा इस बात का कि आईटी क्षेत्र भी बुनियादी तौर पर नरसिम्हा राव की रीति नीति के कारण और राष्ट्रपति क्लिंटन के यहाँ जाकर वो H1 कौन सा वीज़ा मंजूर करवा के, कोटा करवा के, उससे अपना मामला आगे दौड़ा था। नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया था। देखिए, जो देश वो जो दरवाजे जो बंद किए हुए थे, आप एक विश्व में एक इतने बड़े देश हैं, आपकी 1 बिलियन से ज़्यादा आपकी जनसंख्या थी, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप विश्व के अंदर आप सफल ना हो। इसके अलावा और घटनाएं जो अभी है, जो आज के दिन जो सबसे बड़ी जो घटना है, देखिए 25 नहीं, आप एक बात बताइए, उसमें फिर आप बाबरी मस्जिद का जो ध्वंस हुआ है उस घटना को कैसे लेते हैं? ये मंदिर, हिंदू राजनीति और मंडल राजनीति शुरू हुई है, उसको वहाँ किस तरह लिया गया? देखिए, 25 मिलियन NRI विदेश में है, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं उनकी जो सोच है उसको मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ सोच इस प्रकार की है कि भारत में कुछ ऐसी कमियां आई हैं इन 75 सालों में। बहुत तरक्की की है, इसमें कोई शक नहीं है, डेमोक्रेसी थ्राइव कर रही है, बहुत बड़ी बात है इस जैसे देश में। लेकिन जो सबसे बड़ी जो समस्या आई है, जैसे योग्यताओं को समाप्त करना, प्रतिभाओं को, वो तो आरक्षण वाला मामला, व्यवस्था है जो समाज और जात पात है, वो बुनियादी, उसको आप मानते हैं दोष या किसको मानते हैं? देखिए, जात पात में को मैं नहीं मानता। कारण ये है, मैं आपसे प्रश्न करूंगा कि ये मैं मानता हूँ, नहीं, अपन फिर भटक जाएंगे, बहुत भटक जाएंगे। हमारा विषय भारत में सब जात पात की बात करते हैं। हमारे किसी भी धार्मिक स्क्रिप्चर में जात पात के विषय में कहीं पर नहीं है। वर्ण व्यवस्था का है जो गुणों पर आधारित है, और जो गुण हैं उनका महत्व है योग्यता। नहीं, लेकिन आपके अनुसार क्या NRI समाज भी ये मानता है कि भारत में जो ये काबिलियत का जो संकट है, टोटा है, वो पूरे 75 साल की सबसे बड़ी नंबर 1 कमी है? वो ये बहुत बड़ी कमी है। यदि आपके इसको नंबर 1 माने या कुछ और चीज को आप नंबर 1 मानेंगे? देखिए, ये तो एक है ही, लेकिन ये सारी जो भी चीज़ें हैं ये राजनीति से जुड़ी हुई है। राजनीति का स्तर इतना नीचे गिरा है, देश का चरित्र इतना नीचे गिरा है, देश का जो शिक्षा का स्तर है वो इतना नीचे गिरा है। चाहे कोई भी कारण हो, ये आपको ज़्यादा पता होगा क्या कारण है, लेकिन उसका जो दुष्प्रभाव है वो देश के ऊपर पड़ा है। आज उसको बाहर के लोग भी, बाहर NRI समाज भी फील करता है, बहुत ज़्यादा फील करते हैं। और उसी कारण ये जो देश की जो क्षमता है, जहां भारत को होना चाहिए था, वहां तक भारत नहीं पहुंच पाया। आजाद जी, इस एपिसोड को यही समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।